अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है इक्विटेबल रेमेडीज, जिसको हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के अंदर डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इक्विटेबल रेमेडीज होती क्या है और ये किस तरह ग्रांट की जाती हैं। जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो इक्विटेबल रेमेडीज कैसे ग्रांट करती है। अब ये जो कोर्ट ऑफ लॉ का मैंने जिक्र किया है ये इक्विटी कोर्ट्स हैं बेसिकली। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इक्विटेबल रेमेडीज ये जुडिशियल रेमेडीज हैं क्योंकि इनको डेवलप भी किया गया कोर्ट ऑफ इक्विटी की तरफ से, और कोर्ट ऑफ इक्विटी ही इसको ग्रांट करती थी। जो कोर्ट थी कॉमन लॉ की, ना ही उसने इक्विटेबल रेमेडीज को डेवलप किया और ना ही ग्रांट किया। इक्विटेबल रेमेडीज ग्रांट की जाती थी कोर्ट ऑफ चांसरी की तरफ से, जो इंग्लैंड के अंदर मौजूद थी। अब जो कोर्ट ऑफ चांसरी थी वो चूंकि किंग के आगे से चांसलर उन्होंने अपॉइंट किए हुए थे किंग ने, और वो किंग के बिहाफ पे इक्विटेबल रेमेडीज ग्रांट करते थे, इस वजह से उनको कोर्ट ऑफ चांसरी कहा जाता था। और आज भी कॉमन लॉ के अंदर, जो कॉमन लॉ की जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर ये इक्विटेबल रेमेडीज पाई जाती हैं, लेकिन चूंकि इसकी जो रूट्स हैं वो कोर्ट ऑफ इक्विटी से मिलती हैं, इस वजह से इसको इक्विटेबल रेमेडीज कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी जुरिस्डिक्शन है जिसमें लीगल और इक्विटेबल रेमेडीज को मर्ज कर दिया गया। एक सिंगल कोर्ट दोनों रेमेडीज ग्रांट करती थी, चाहे तो वो दोनों ग्रांट कर दे एक साथ या चाहे वो कोई एक दोनों में से ग्रांट कर दे। अब पहले तो कोर्ट ऑफ चांसरी जो थी वो ग्रांट करती थी इक्विटेबल रेमेडीज, लेकिन जो कॉमन लॉ कोर्ट थी वो ग्रांट करती थी लीगल रेमेडीज। लेकिन फिर उसके बाद ये दोनों जो लीगल सिस्टम थे इनको मर्ज कर दिया गया था एक सिंगल कोर्ट के अंदर, तो वो सिंगल कोर्ट ये दोनों रेमेडीज ग्रांट करने लग गई। नेक्स्ट हेडिंग है इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म इक्विटेबल रेमेडीज। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्विटेबल रेमेडी है ये वो रेमेडी है जिसको इक्विटी ग्रांट करती है ताकि किसी भी रॉन्ग को रिड्रेस किया जा सके। मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसकी भरपाई की जा सके इक्विटी के मुताबिक। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ टर्म रेमेडी। अब अगर किसी भी हक की वायलेशन हुई है, उसके खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसको कंपनसेट करना, उसको रिड्रेस करना या फिर उस जो वायलेशन है उससे बचना, वो चीज रेमेडी कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ रेमेडी। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा जरिया जिससे किसी हक को इन्फोर्स करवाया जाए, लागू करवाया जाए, या फिर उसे बचाया जा सके टूटने से, किसी वायलेशन से, या फिर अगर उसकी कोई वायलेशन हुई है तो उसकी भरपाई की जा सके। अब ये जो रेमेडी है ये लीगल रिलीफ भी होती है और इक्विटेबल रिलीफ भी होती है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ इक्विटेबल रेमेडी। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वो रेमेडी जो नॉन मोनेटरी हो, मतलब इसके अंदर पैसे दे के कंपनसेट ना किया जाए। अब जो नॉन मोनेटरी है उसके अंदर इंजंक्शंस आ जाती हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आ जाती है, और ये हासिल की जाती है वहां पे जहां पे लीगल रेमेडी, जिसको हम अमूमी तौर पे मोनेट्रिकल डैमेजेस कहते हैं, वो एडिक्वेट रिलीफ ना हो उस इंजरी का। इसमें अगर एक एग्जांपल कोट करें तो अगर किसी शख्स के घर को कोई तोड़ रहा है तो वो अदालत के पास जाए तो अदालत उसको ये हुक्म करे कि तुम इसका घर ना तोड़ो, तो वो तो उसके लिए इक्विटेबल रेमेडी है। लेकिन अगर अदालत उसे कहे कि ठीक है ये तोड़ है तो तोड़ने दो, बदले में इसको पैसे दे दो, तो उस बेचारे का घर तो टूट गया, उसका नुकसान उस पैसों से ज्यादा हो गया क्योंकि उस घर से उसकी बेशुमार यादें जुड़ी हैं, कोई भी उसकी फीलिंग्स हैं। अब वो पैसे लेके वो फीलिंग्स तो नहीं ना जोड़ सकता, तो ये चीज इक्विटी के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। इस वजह से जहां पे मोनेट्रिकल डैमेजेस इक्विटेबल रेमेडी ना हो, लीगल रेमेडी मौजूद तो हो इसकी लेकिन वो एडिक्वेट रिड्रेस ना करे, तो ऐसी सूरत में जो रेमेडी दी जाती है उसे इक्विटेबल रेमेडी कहते हैं। अब हिस्ट्री के अंदर जो इक्विटेबल रेमेडी है वो सिर्फ कोर्ट ऑफ इक्विटी की तरफ से दी जाती थी और इसको इक्विटेबल रिलीफ भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेसिस ऑफ रेमेडी। अब ये जो रेमेडी है इसकी बेस एक लैटिन मैक्सिम के ऊपर करती है जो उबाय जस इबाय रेमेडियम है, और इसका मतलब है देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, कि कोई भी ऐसा गलत अमल नहीं है जिसकी रेमेडी मौजूद ना हो।
कुछ भी ऐसा गलत नहीं है जिसकी रेमेडी मौजूद ना हो, मतलब कि अगर कोई भी काम गलत हुआ है तो उसके ऊपर रेमेडी मौजूद है। नेक्स्ट हेडिंग है काइंड्स ऑफ इक्विटेबल रेमेडीज। अब जो इक्विटेबल रेमेडीज है उसके अंदर इंजंक्शंस आ जाती हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट है, रेसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, डिक्लेरेटरी रिलीफ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है, कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटेबल स्टॉपल्स हैं और प्रोप्रिएटरी रेमेडीज हैं। उसके अलावा सबरोगेशन है, इक्विटेबल लीन है और इक्विटेबल कंपनसेशन है। अब इसमें एक बात जो मद्देनजर रखने वाली है वो ये है कि इक्विटेबल रेमेडीज परसोनम में ग्रांट की जाती हैं, इसको रेम में ग्रांट नहीं किया जाता। अब परसोनम के अंदर इन पर्सन आ जाता है, किसी एक बंदे के खिलाफ तो ये ग्रांट हो जाती है, लेकिन जो रेम है, जो पब्लिक एट लार्ज है, उसके खिलाफ इक्विटेबल रेमेडीज ग्रांट नहीं की जाती। नेक्स्ट हेडिंग है हाउ इक्विटेबल रेमेडीज आर ग्रांटेड। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब कानून के मुताबिक जो ये रेमेडी है उसके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से हुक्म दिया जाता है किसी पार्टी को कि वो पार्टी वो अमल करे जो उसने तय किया था दूसरी पार्टी के साथ, या फिर वो अमल करे जिसको वो करने की पाबंद है। नेक्स्ट है इसमें इंजंक्शंस। अब इंजंक्शन भी एक इक्विटेबल रेमेडी है जो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में अवेलेबल होती है। जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो ऑर्डर देता है पार्टी को कि वो कोई भी अमल जो कर रही है उससे रुक जाए और वो अमल वैसा हो जो उसको नहीं करना चाहिए था। अब इंजंक्शन जो है वो मैंडेटरी भी होती है और प्रोहिबिटरी भी होती है। मैंडेटरी के अंदर उस पर्सन से रिक्वायर किया जाता है कि वो कुछ करे जो वो करने का पाबंद है, और प्रोहिबिटरी के अंदर उस बंदे को रोक दिया जाता है कुछ करने से जिसका वो पाबंद है ना करने का। नेक्स्ट है रिसीजन। अब रिसीजन अमूमी तौर पे वहां ग्रांट किया जाता है जहां पे पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया क्योंकि उसको किसी वजह से तोड़ा गया था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट वो दोबारा लिखना चाहते हैं किसी और मुख्तलिफ शर्तों शराइत पे, किसी और मुख्तलिफ अंदाज में जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो सकें। तो ऐसी सूरत में फिर उस प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट की रिसीजन कर दी जाती है कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से, और ये भी एक इक्विटेबल रेमेडी है। नेक्स्ट है रेक्टिफिकेशन। अब कानून के मुताबिक जो रेक्टिफिकेशन की रेमेडी है इसके अंदर कोर्ट ऑफ लॉ ऑर्डर देती है किसी भी पार्टी की रिक्वेस्ट पे, मतलब कोई पार्टी कोर्ट के पास आई और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर दें, अमेंड कर दें, उसके अंदर कुछ तब्दीलियां कर दें क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्रॉड की या म्यूचुअल मिस्टेक की बुनियाद पे लिखा गया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन वाजे नहीं हो पा रही ही, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेक्टिफाई कर दिया जाए ताकि जो पार्टीज की इंटेंशंस है वो क्लियर हो सके, वो एक्सप्रेस हो सके। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई कर देता है, उसकी रेक्टिफिकेशन कर देता है। नेक्स्ट है कैंसिलेशन। अब कानून के अंदर इस रेमेडी के मुताबिक कोई भी पर्सन कोर्ट ऑफ लॉ से कहता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो या वॉइडेबल हो या फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से किसी बंदे को, किसी पार्टी को कोई सीरियस इंजरी होने का खतरा हो, तो ऐसी सूरत में जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देती है, कैंसिल कर देती है। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ पोजेशन। अब कानून के मुताबिक ये जो रेमेडी है ये भी इक्विटेबल रेमेडी है। इस रेमेडी के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी का जो किसी और बंदे की हो और उसका कब्जा किसी और के पास हो जो कि गैर कानूनी कब्जा करके बैठा हो, तो इस रेमेडी के मुताबिक उस इलीगल ऑक्यूपायर पर्सन से वो पोजेशन वापस ले लिया जाता है और जिसका पोजेशन बनता है उसको दे दिया जाता है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ राइट। अब कानून के मुताबिक ये भी रेमेडी एक इक्विटेबल रेमेडी है। इसके अंदर जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट करवाई जाती है तो वो करवाई ही तब जाती है जब राइट की वायलेशन हो जाए। अब वो उस वायलेशन के बाद एक तो हक जो है वो भी डिक्लेयर करवाया जाता है और फिर जो वायलेशन है उसके ऊपर कंपनसेशन भी दिलवाई जाती है एग्रीव्ड पार्टी को। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। अब इस इक्विटेबल रेमेडी के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है दो पार्टीज के दरमियान तो कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो कोई एक रिसीवर मुतय्यन कर देती है, तैनात कर देती है, अपॉइंट कर देती है ताकि वो उनके मामलात को
देखे जब तक कि उनके दरमियान का जो मसला है, जो डिस्प्यूट है, वो फैसला उसके ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ नहीं कर लेती। नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग इक्विटेबल रेमेडीज। अब इक्विटेबल रेमेडीज को ग्रांट करते वक्त उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, जैसे कि ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड, के कोई भी शख्स अगर तो वो इक्विटी लेने आया है तो उसके हाथ साफ हो, उसने कानून को खुद हाथ में ना लिया हो, उसने कोई भी गलत अमल ना किया हो खुद से। फिर है लेचिस, कि उसने कोई भी किसी भी किस्म की गफलत ना बरती हो, मतलब कि वो अपने हक के ऊपर सोया ना रहा हो। अगर तो उसके हक की वायलेशन हो रही है और वो जानता है फिर भी वो अदालत के पास नहीं आता और वो वक्त गुजरने के बाद अदालत के पास आता है तो वो लेचिस कंसिडर होती है। तो इस लेचिस की बुनियाद पे भी इक्विटेबल रेमेडीज ग्रांट नहीं की जाती। फिर उसके बाद है इक्विटी विल नॉट असिस्ट अ वॉलंटियर, कि अगर तो किसी शख्स के राइट की वॉयलेशन हो रही है और वो खुद उसके अंदर मुलविस है, उस वॉयलेशन के अंदर उसकी रजामंदी शामिल है, वो वॉलंटियर है, तो ऐसी सूरत में भी इक्विटेबल रेमेडी ग्रांट नहीं की जाती। नेक्स्ट है इक्विटेबल रेमेडीज विल नॉट नॉर्मली बी ग्रांटेड वेयर डैमेजेस वुड बी एन एडिक्वेट रिलीफ। इक्विटेबल रेमेडीज वहां पे भी ग्रांट नहीं की जाती जहां पे डैमेजेस एडिक्वेट रिलीफ हो, जहां पे पैसे दे के मामलात को क्लियर किया जा सके, जहां पे डैमेजेस रिड्रेस करते हो किसी भी इंजरी को। फिर उसके बाद है इक्विटेबल रेमेडी विल नॉट लाई अगेंस्ट अ बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस, कि इक्विटेबल रेमेडी उस शख्स के खिलाफ भी नहीं लाई जा सकती जिसने किसी भी प्रॉपर्टी को बोनाफाइड तरीके से खरीदा है। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।